ये देश जो बना पाकिस्तान, वो धर्म के आधार पर बना। बांग्लादेश बना, वो भी धर्म के आधार पर बना। जिन्ना जी की जीत थी, हालात ऐसे थे, देश के सभी बड़े नेताओं को वो हालात काबू करने के लिए उनकी जीत माननी पड़ी। परंतु परिस्थितियां क्या बनी वो सभी के सामने है, इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वक्फ के नाम पर शायद देश का लगभग 8वां हिस्सा एक संस्था के नाम पर है, और उसमें किस प्रकार की धींगा मस्ती और किस प्रकार की बातें चल रही हैं, कोई आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। बड़ी डिबेट हुई है इसके ऊपर, बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट हुई है, सेमिनार्स हुए हैं। पूरे देश की जनता ने इस विषय में लिख लिख के सरकारों को भी दी है, चाहे सरकारें किसी की भी हो। अभी एक बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण अभी विधानसभा के अंदर आया, भारत भूषण बत्रा जी ने रोहतक का मामला उठाया कि एक जोड़ की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जी उसके विस्तार में गए, जो संपत्तियां 1947 में आजादी के बाद जहां जानी थी चली गई, परंतु वो संपत्ति जो रोहतक की संपत्ति है 1970 से लेकर शायद 78 या 90 तक वो प्रॉपर्टी मुश्तरका खाते की थी। उसको किस प्रकार से किन लोगों ने साजबाज होकर उस तालाब को, जिसकी नेचर हम चेंज नहीं कर सकते, कैमी की नेचर हम चेंज नहीं कर सकते, शमशान घाट की हम नेचर चेंज नहीं कर सकते, कब्रिस्तान की नेचर हम चेंज नहीं कर सकते, इसी प्रकार से रेलवे और आर्मी की जो लैंड है उसकी भी नेचर हम चेंज नहीं कर सकते। किस कहानी के तहत वो नेचर चेंज की और वो वक्फ को दे दी, और वक्फ वहां किस प्रकार से आज उसको खुर्द-बुर्द करने में लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसके ऊपर बयान दिया, और एक कमेटी कमिश्नर रोहतक के नेतृत्व में बनाई गई है, और वहां पर किसी ने सवाल किया कांग्रेस के लोगों ने, क्या ये केवल एक संपत्ति की जांच कराएंगे या पूरे हरियाणा की सारी संपत्तियों की जांच कराएंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फिलहाल एक संपत्ति की जांच कर रहे हैं, इसकी नेचर कैसे चेंज की गई, क्यों वक्फ पे गई, इसकी जांच कंप्लीट होने के बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जिन प्रॉपर्टीज की नेचर चेंज की है उनको भी हम पीछे नहीं हटेंगे जांच कराने में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, और एक ये ऐतिहासिक कदम लोगों की इच्छा के अनुसार केंद्र की सरकार ने उठाने का काम किया। उस पर बहुत हू हल्ला मचा। हू हल्ला मचने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्णय आ गया, रिपोर्टिंग हो गई। अब उसमें क्या है वो सभी बातें तो बाहर नहीं आई, परंतु वो कल पार्लियामेंट में पेश होगा, और जेपीसी की यदि जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर संसद निर्णय लेगी। वक्फ को किसने संरक्षण दिया पिछले कार्यकाल में? ये मुझसे भी छुपी हुई बात नहीं है, आपसे भी छुपी हुई बात नहीं है। यदि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, जो छोटे छोटे कस्बों में रेडी फड़ी लगाने वाले हैं, उनसे पूछोगे वो भी बता देंगे आपको बात ये, और उनकी नीयत क्या थी ये भी बता देंगे वो लोग, और किस प्रकार से वक्फ के नाम पर उन छोटे छोटे लोगों से, गरीब लोगों से, और खास तौर से उन लोगों से जिनको अपना देश और अपनी जमीन और अपना आश्रय छोड़कर बेघर होकर, लावारिस होकर, लाचार होकर भारत में आना पड़ा, उन लोगों का दर्द पूछिए ना। यहां भी उनको कुछ नहीं मिला, वो लोग सब कुछ लेकर बराबर का हिस्सा बंटवारा करके चले गए, परंतु फिर भी यहां पर मालिकाना हक उनके नाम पर आज भी खड़े हैं। तो ये किस प्रकार की उस समय की तत्कालीन सरकारों ने किस प्रकार की दोहरी नीति अपनाकर लोगों का शोषण करने का काम किया, ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय यदि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आता है और मंजूर होता है तो उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में क्या प्रभाव देखते हैं? हरियाणा में भी बहुत सारी संपत्ति, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां, स्थिति हरियाणा के अंदर भी हुई, हरियाणा में अलग थोड़ी है, उसी प्रकार की है। यहाँ भी पॉपुलेशन के नाम पर कुछ और मामले हैं, यदि प्रॉपर्टी के मामले गिने तो कहीं कुछ और है। तो इन चीजों पर यदि पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है और एडमिट होता है और पास होता है, तो ये एक आम जन के लिए, जिन लोगों ने देश का बंटवारा करवाया था,
जिनके समय में ये बंटवारा हुआ था, जिन लोगों ने परिस्थितियों को संभालना था, उनके आज औलाद ये संसद के अंदर बयान देते हैं कि इस संपत्ति पर पहला हक, देश के सभी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, गरीब का नहीं, अल्पसंख्यकों का। जिस समय देश का बंटवारा हो तो उस समय जिन्ना जी भी अल्पसंख्यक थे, गरीब तो नहीं थे। पर देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होना चाहिए, आदिवासी का होना चाहिए। कंदराओं और गुफाओं में, वनों में रहने वाले लोगों को होना चाहिए, परंतु वो कहते नहीं अल्पसंख्यकों का अधिकार है। भाई आपको लगता नहीं मुस्लिम के कुछ बड़े नेताओं ने अपने ही जाति के, अपने ही मुस्लिम धर्म के लोगों को दबा करके ये सब चीजें करने की कोशिश, फायदा तो उनको मिला नहीं जिनको मिलना चाहिए? देखिए, बहुत डिबेट्स इस पे हो चुकी हैं, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जितना कहा उतना ही बहुत कुछ कह दिया मैंने। एक सवाल और सर, तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे आज भी कुमारी शैलजा ने एक प्रेस रिलीज करके कहा कि सरकार ने एचकेआरएन वालों से वोट ली लेकिन उनको निकाल दिया। सच्चाई क्या है? क्या एचकेआरएन के किसी भी कर्मचारी को आप लोगों ने निकाला, नहीं निकाला, या उनकी जॉब सिक्योरिटी का आज का स्टेटस क्या है? जॉब सिक्योरिटी का हमने विधानसभा में बिल लेके आए, पारित कर दिया, 58 साल तक की गारंटी दे दी। जिन लोगों का 5 साल का एचकेआरएन का एक्सपीरियंस था उन लोगों को गारंटी दे दी हमने। एचकेआरएन में उनके नौकरी को सुरक्षित रखेंगे। समय समय पर जो कर्मचारी के नाते उनकी भत्ते या जो जो चीज़ें उनकी जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे, और उसके साथ साथ एक्स ग्रेशिया का भी लाभ देंगे। सभी प्रकार के उनको लाभ देने की हमने गारंटी दे दी है। परंतु आज शैलजा जी जिन बातों पर प्रेस कर रही हैं या जिन बातों को वो रिलीज कर रही हैं, कभी गहराई से उन्होंने किसी बात की चिंता की नहीं। आज वो एक बात कहेंगे महिलाओं को राइट नहीं मिला, परंतु वो स्वयं बड़ी नेता होने के बाद उसी को राइट नहीं मिल रहा, और उस कांग्रेस में राइट नहीं मिल रहा जो विपक्ष में, और विपक्ष से भी जिसकी दुर्दशा हो चुकी है वहां भी उसको भी राइट नहीं मिल रहा। परंतु बात करेंगे देश की, अपने सोम की बात नहीं करेंगे। खटाखट करके उसने वोट ले लिए, कहाँ गए 8500 रुपये खटाखट? हमारी हर बात पे डाउट करेंगे। वो एक झेप मिटाने के लिए बात करते हैं, और शैलजा जी को केवल आप लोग पत्रकार सुनते हैं, कांग्रेस के लोग भी नहीं सीरियस लेते। हुड्डा जी सीरियस लेते, उसको कोई सीरियस ले रहा है क्या? मैं कल सरसा में था, मैंने लोगों से पूछा कोई विषय था तो मैंने कहा आपकी एमपी आती हैं उनसे करो ना बात। कहा जी हमने तो दोबारा दर्शन भी नहीं हुए। मैं कहा फिर? कहा जी बस जो रीति नीति है कांग्रेस की उसी पर वो चलते हुए, और वो आज सिर्फ एक विचार और सोच को लेकर उस पर कोसने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। वास्तविकता क्या क्या किसी एचकेआरएन का आपकी सरकार ने निकाला, या झूठ है? नहीं, जो 5 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की हम आंच नहीं आने देंगे, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। नहीं, विषय जिनके 5 साल नहीं हुए, नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बिल हुआ विधानसभा में पारित, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं कुछ चीजों के पैमाने तय करने पड़ेंगे। हमने भर्ती कर दिया, हमने एक एज ग्रुप निकाल दिया, 18 साल के बाद आप मतदाता हो सकते हो, परंतु आपकी 2 दिन एज कम है। कहता जी 2 दिन तो कम है मेरे, 18 साल में क्या दिक्कत है, 2 दिन बाद 18 को हो जाऊंगा, फिर 3 दिन वाला आ जाएगा। कुछ क्राइटेरिया तय करने पड़ते हैं, वो लाइन ऑफ एक्शन तय करनी पड़ती है। सीएम साहब ने डेट दी है, और डेट के अनुसार जिनके 5 साल हो गए उस डेट से 5 साल तक जिनके एचकेआरएन के हो गए उसको हम जॉब सिक्योरिटी दी है, और 58 साल तक की दी है। अच्छा, ये लाडो लक्ष्मी जो आपकी एक महत्वाकांक्षी की योजना है जिससे प्रदेश की महिलाओं को फायदा हो, उस पर वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि विधानसभा में तो बजट रखती है अलग से, अभी उसके लिए कर दिए वर्किंग अधिकारी। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं को एम्पावर करने का, और उन महिलाओं को एम्पावर करने का जिनको थोड़े थोड़े से पैसे के लिए हस्बैंड के सामने, ससुर के सामने, बेटे के सामने, देवर के सामने, जेठ के सामने, भाई के सामने हाथ पसारना पड़ता था। ये एम्पावरमेंट का है वुमेन के लिए, और उनको सशक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने वचन पत्र में ये बात कह के आए थे, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2100 रुपये मासिक उनके रसोई खर्चा हम देने का काम करेंगे। उस पर हमने शुरुआत कर दी है। 5000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री जी ने फिक्स कर दिया है, और साथ में विधानसभा में घोषणा कर दी बजट की कोई कमी नहीं, और आवश्यकता पड़ेगी तो और देंगे। दूसरी बात, 14 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर देने की जो मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन पे घोषणा की थी उसकी भी हमने शुरुआत कर दी। 14 लाख परिवार रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक विधायक ने सवाल किया था,
उसका मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से योजना दी। उन्होंने करंट डाटा भी दिया था कि कल भी आपके विधानसभा क्षेत्र से 400 कुछ 500 कुछ महिलाओं ने कल भी रजिस्ट्रेशन कराया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो साधन संसाधन लगेंगे सभी हम देने के लिए तैयार हैं। उसको योजना भी बना ली है और उसकी पीछे भी हम नहीं हटेंगे। जो एलिजिबिलिटी तय करने की टर्म्स कंडीशंस वगैरह वो हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और शीघ्र ही वो सारी चीजें आ जाएंगी और पोर्टल हम बना के और लोगों को इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ और सवाल है, जो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, हम इसे भत्ता बोलें या पेंशन बोलें, वृद्धावस्था की, अब इसमें बहुत कैटेगरीज हैं। अब एम्प्लॉइज है वो ऑलरेडी हमारी बेटी गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो ऑलरेडी एम्पावर है ना। मैं बता रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सरकार से लाभ ले रही हैं। यदि 2100 रुपये से ज्यादा लाभ ले रही हैं तो फिर उनको 2100 रुपये की आवश्यकता नहीं है। यदि 2100 से कम लाभ ले रही हैं वो ऑप्शन ले सकती हैं, भाई हम तो 2100 वाला लाभ लेंगे। प्रत्येक महिला को जो बेनिफिट मिलता है उसकी चॉइस पे छोड़ देंगे हम, आपने कौन सा लाभ लेना। हरियाणा का बुजुर्ग आपकी तरफ नजरें लगाए बैठा है कि आप इस बार पेंशन की बढ़ोतरी करेंगे, क्या कुछ विचार चल रहा है उनकी तरफ से? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ, हमने पिछले दिनों महंगाई से हमारी पेंशन स्कीम को जोड़ दिया और जैसा डीए का मामला आएगा वैसे हम पेंशन का लाभ लोगों को देंगे और हरियाणा के किसी बुजुर्ग के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मनोहर जी का वादा है, नायब जी का वादा है, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है और हमारे वचन पत्र के अंदर ये बात है। एक बात, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? हिसार भी है, यमुनानगर भी है। देखिए, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म दिवस कार्यक्रम 14 अप्रैल को हमारी सरकार वैसे 2015 के बाद से लगातार सरकारी खर्चे उसको मनाने का काम करती है, परंतु इस बार हमें जो सौभाग्य मिला है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को 2 बड़े कार्यक्रम हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पर करने का निर्णय लिया है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म दिवस समारोह हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे और सुबह दोपहर से पहले सुबह 10 बजे हिसार में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि देंगे और युग पुरुष युग प्रवर्तक समरसता के सबसे बड़े जिनका एक ट्रेडमार्क था महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार के अंदर उसका वो उद्घाटन करेंगे। ये हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। बाद दोपहर सर छोटूराम जी के नाम पर जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम एक बड़ा यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, यमुनानगर के अंदर भी प्रधानमंत्री जी समय वहाँ पर शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे और दोनों कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को समर्पित होंगे। एक की जिम्मेदारी जो चर्चाओं में आप खुद संभाल रहे हैं? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिसार की जो जिम्मेवारी दी है मंत्री के नाते और महामंत्री के नाते वो मुझे दी है और यमुनानगर की जिम्मेवारी कृष्ण कुमार जी और हमारे दूसरे महामंत्री अर्चना गुप्ता जी और मोहनलाल बडोली जी स्वयं देखेंगे। तो हिसार की जिम्मेवारी मैं उसको संभाल रहा हूँ और इस भव्य कार्यक्रम करने का हमारा योजना है। कल एक संगठन का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ये बताएं कि इसको डिटेल दें और इस दौरान क्या क्या रहने वाला है, क्या इस कार्यक्रम का एजेंडा है? अभी हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे नए संगठन का गठन हुआ है। हमारे 377 मंडल नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का हम एक ट्रेनिंग और 27 हमारे संगठन के जो जिला बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, उनका निवर्तमान जिलाध्यक्षों का, हमारे जिला के प्रभारी नेताओं का, उसके साथ विधायक और मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी को हम 2 दिन का पट्टी कलाना के अंदर प्रशिक्षण देंगे। पार्टी की रीति नीति, संगठन की रीति नीति किस प्रकार की हो, आने वाले 3 समय के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। एक ये बड़ा कार्यक्रम कल होगा, कल से जिसकी बाद 12 बजे से कल हम इसकी शुरुआत करेंगे और परसों बाद दोपहर तक भोजन उपरांत तक ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री फनिंदर जी, तीनों महामंत्री पूनिया जी, मैं और अर्चना गुप्ता जी के साथ साथ हमारे संगठन के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी,
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी और अन्य कई नेतागण कार्यकर्ताओं को बीच में आकर उन लोगों को प्रेरणा और उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ये हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और नई टीम को प्रशिक्षित करके संगठन की रचना संरचना किस प्रकार से हो, इस सभी का हम उन लोगों को एक व्यापक कार्यशाला करेंगे। उसके साथ साथ 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से हम वैसे तो प्रतिवर्ष मनाते हैं, हर बूथ पे हमारा झंडा और कार्यकर्ता जाके प्रोग्राम करता है, परंतु इस बार हमने अपना मुख्यालय रोहतक से बदलकर पंचकुला में ले आए हैं। इसका एक बड़ा कारण था, तो वो कार्यक्रम भी हम एक भव्य तरीके से पंचकुला में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 14 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती समारोह होगा, उसकी भी तैयारी करने का एक हम अपना योजना बना रहे हैं और एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम 2 दिन का पट्टी किलाने के अंदर रहने वाला है। सर एक बात बताइए कि चर्चा चल रही थी, जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की भी अभी कहाँ तक चल रही है स्थिति, और ये माना जा रहा है कि जल्दी पार्टी कुछ विचार कर रही है, अभी क्या? नहीं, चर्चा अलग चीज है, जो कुछ हो गया मैंने आपको बता दिया। चर्चाएं रहने दो, चर्चाओं में से जब कुछ होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, महामंत्री आते मेरी जिम्मेवारी है। जब तक कुछ तय नहीं है तो अध्यक्ष के लिए कोई अभी कुछ नहीं चला, अभी कोई बात है नहीं, जो होगी तो आपके सामने, मेरे से पहले तो आपको पता लगेगी।